Okay, so now we start with the next lecture, that is multiple choice questions. ठीक है, more than one option correct type. ठीक है, first question 21. The rate law cannot be determined from balanced chemical equation if. देखो रेट लॉ वैसे भी केमिकल इक्वेशन से या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से तब तक कैलकुलेट नहीं की जा सकती जब तक आपके पास सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन ना दिया हो. एलिमेंट्री मतलब वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में होते हैं. जब एक ही स्टेप में होंगे तो वही आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा. जैसे SN2 रिएक्शन है, ठीक है. तो एलिमेंट्री रिएक्शन मान लीजिए अगर मैं A+2B गिव्स यू प्रोडक्ट लिखता हूँ और ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसका जो रेट होगा वो K A⁻1 और B⁻2. मतलब जो स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट्स हैं वही इनकी ऑर्डर भी होते हैं. तो ऐसा हम किसके लिए बोल सकते हैं? सिर्फ एलिमेंट्री के लिए. ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो कि रेट लॉ एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से नहीं पता लगाया जा सकता अगर रिवर्स रिएक्शन इज इन्वॉल्व. मतलब एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ठीक है, ए आगे भी जा रहा है बैकवर्ड भी आ रहा है, तो उसके लिए आप इक्वेशन को देख के उसका रेट लॉ नहीं बता सकते. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. एलिमेंट्री रिएक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड नहीं. एलिमेंट्री के लिए कैन बी डिटरमिन्ड. फिर इट इज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब वो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है, 2 3 4 5, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाता है. जो भी रिएक्शन एक से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. तो उसके लिए भी आप रेट लॉ नहीं बता सकते इक्वेशन देख के. और कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस में है, अब कौन सा है, ठीक है, तो उसके एक्सेस में होने से क्या एग्जैक्टली फ़र्क पड़ा वो भी हम नहीं बता सकते कि रेट लॉ कैसा चेंज होगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following statements are applicable to the balanced chemical equation of an elementary reaction? देखो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ऑर्डर होता है वही मॉलिक्यूलैरिटी होती है. अभी हमने देखा था ना, यहां पर मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? 3. तो मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू 3 और ऑर्डर भी यहां पे कितना है? 3 है. तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ऑर्डर होता है वो मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर होता है. फर्स्ट थिंग इज करेक्ट. सेकंड ऑप्शन, ऑर्डर इज लेस देन मॉलिक्यूलैरिटी, नहीं, गलत है. ऑर्डर इज ग्रेटर देन, नहीं. मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी जीरो, यस, क्योंकि जीरो का मतलब है कि जीरो मॉलिक्यूल आपस में कैसे कोलाइड करेंगे, ठीक है ना. रिएक्शन होने के लिए कम से कम एक स्पीशीज तो चाहिए, किसी एक का मॉलिक्यूल तो चाहिए. तो मॉलिक्यूलैरिटी कम से कम एक हो सकती है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, क्योंकि आधा मॉलिक्यूल जैसा कोई चीज़ नहीं होती. तो फ्रैक्शनल नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, ज़ीरो नहीं होती, ठीक है. इन एनी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर होके जैसे ए गिव्स यू प्रोडक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी स्पीशीज हैं? सिर्फ एक, उसी के मॉलिक्यूल्स होंगे. ओनली वन रिएक्टिंग स्पीशीज इज इन्वॉल्व इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. यस, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है एक ही है, तो एक ही स्पीशीज इन्वॉल्व भी होगी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में. देन द ऑर्डर एंड द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप आर इक्वल टू 1. यूनिमॉलिक्यूलर में देखो ऑर्डर, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ना उसकी मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर दोनों बराबर होते हैं, ठीक है. तो ऑब्वियस ही बात है कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा वही स्लो स्टेप होता है. तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में अगर एक ही स्पीशीज इन्वॉल्व है तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी भी एक ही होगी. फिर मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन इज 1 एंड ऑर्डर इज 0, नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है. बोथ मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आर 1, ज़रूरी है. इन एनी, इन्होंने लिखा कि एनी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में कि मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर हमेशा 1 हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है. तो ये भी गलत है. ऊपर वाले दोनों में क्यों हमने कहा कि सेम है? क्योंकि बात हो रही है स्लोएस्ट या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की. रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है एक ही स्पीशीज इन्वॉल्व है, तो स्लोएस्ट स्टेप में भी फिर एक ही स्पीशीज इन्वॉल्व हुई. पर यहाँ पर इन्होंने ऐसा मेंशन नहीं किया कि हम स्लोएस्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 24 इज
फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब एक से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स में होने वाला रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज द सेम एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम होते हैं। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है। करेक्ट है। फिर ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज लेस देन मॉलिक्यूलरिटी, गलत। ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज ग्रेटर देन मॉलिक्यूलरिटी, ये भी गलत। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज नेवर जीरो। ठीक है, जीरो कभी नहीं होती, और नॉन इंटीजर मतलब फ्रैक्शन भी नहीं होती। नेक्स्ट इज एट हाई प्रेशर द फॉलोइंग रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो अमोनिया का जो ब्रेकडाउन है दैट इज रिवर्स ऑफ हेबर प्रोसेस। ठीक है, N2 + H2 गिव्स यू NH3, उसको बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस, ये उसका रिवर्स है। तो ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है हाई प्रेशर पे। ठीक है, लो प्रेशर पे नहीं, हाई प्रेशर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, यस, बराबर तो होंगे। जीरो ऑर्डर में क्या होता है? रेट इज इक्वल टू के, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। सेकेंड, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, नहीं, जीरो ऑर्डर है, डिपेंड नहीं करेगा। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया विल रिमेन कांस्टेंट अंटिल अमोनिया डिसअपियर्स कंप्लीटली, यस, रेट कांस्टेंट रहेगा जब तक कि अमोनिया खत्म नहीं हो जाती। फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर विल चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो, इंक्रीज इन प्रेशर, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होगा इस केस में? इन्होंने लिखा है कि सिर्फ हाई प्रेशर पे ही जीरो ऑर्डर है। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा क्या? यस, बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है इसका, कि लो प्रेशर पे ऑर्डर डिफरेंट होगा, हाई प्रेशर पे डिफरेंट होगा, और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो और चेंज हो सकता है। ठीक है, नाउ 26, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ना, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्पीशीज़ होती है उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो इसकी अगर डिकम्पोजिशन होगी तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से टूट के आप नीचे आओगे, तो ट्रांजिशन स्टेट से पर आप रिएक्टेंट वाली साइड भी जा सकते हो, प्रोडक्ट वाली साइड भी जा सकते हो। तो एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज, ऑब्वियस सी बात है, नीचे जाओगे तो एनर्जी रिलीज ही होगी, क्योंकि इससे ऊपर जाने का तो कोई रिएक्शन में जगह नहीं है, तो एब्जॉर्ब तो हो नहीं सकती। तो सेकेंड ऑप्शन गलत। एनर्जी डज नॉट चेंज, गलत। रिएक्टेंट्स में बी फॉर्म्ड, ऑब्वियस सी बात है, पहाड़ी से लुढ़कोगे तो लेफ्ट में भी आ सकते हो, राइट में भी जा सकते हो, तो रिएक्टेंट्स भी बन सकते हैं। दूसरी तरफ चले गए तो प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्योंकि 28 क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो बात एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की हो रही है, तो यहाँ पर ग्राफ भी किसका आएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या हम बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस एनर्जी। ओके, गैसेस स्टेट में ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस वेलोसिटी होता था। तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मान लो T1 पे, तो जो पीक होती है इसके कोरस्पॉन्डिंग आप क्या बताते थे? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, पर यहाँ स्पीड की जगह एनर्जी है, तो ये हो जाएगी आपकी मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बोल दो। तो ये जो एनर्जी की वैल्यू है, दिस इज योर मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। ठीक है, इसको पोजेस करने वाले कितने हैं? अभी इतने लोग इसको पोजेस कर रहे हैं, मतलब इतने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इस एनर्जी के साथ प्रेजेंट हैं इस टेम्परेचर पे। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ग्राफ कुछ ऐसे आ जाता है। तो ये जो पीक है ये डाउन भी शिफ्ट करती है और राइट वर्ड, मतलब नीचे और राइट की तरफ। तो मतलब अब जो नया टेम्परेचर आ गया, ये जो T1 था ये किसके लिए था? इसके लिए था T1। अब ये नया टेम्परेचर T2 है, और T2 बड़ा टेम्परेचर है T1 से। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो नया जो कर्व आता है उसकी पीक थोड़ी आगे आती है कहीं। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी कहाँ हुई? आगे आ गई ना, तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी बढ़ी, पर इस एनर्जी को पोजेस करने वाली फ्रैक्शन इतनी सी। अब इतने से मॉलिक्यूल इस एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं। पहले
ज़्यादा मॉलिक्यूल इसके साथ मूव कर रहे थे। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी बढ़ती है, पर उसको पोजेस करने वाले कम हो जाते हैं। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और थोड़ा फ्लैट हो जाएगा कर्व, तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी और बढ़ जाएगी, पर उसको पोजेस करने वाले और कम हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी डिक्रीजेज। यस, पहले इतनी फ्रैक्शन थी, अब फ्रैक्शन इतनी होगी, तो फ्रैक्शन तो कम हो रही है एट हाई टेम्परेचर, तो करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, गलत है। थर्ड ऑप्शन, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है क्या? यस, तो थर्ड ऑप्शन इज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। यस, देखो इंक्रीज करके पहले यहाँ थी, अब यहाँ पे आ गई। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन डिक्रीजेज गलत है। ठीक है, तो इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, इन द ग्राफ शोइंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एरिया अंडर द कर्व मस्ट नॉट चेंज। देखो जो टोटल एरिया अंडर द कर्व है वो बेसिकली क्या देता है? टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ा ना बढ़ेंगे, आपके पास 100 मॉलिक्यूल हैं, आप टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ जो मर्जी करो वो चेंज नहीं होंगे। तो एरिया अंडर द कर्व मस्ट नॉट चेंज। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया चेंज नहीं होता। ग्राफ पहले ऐसा था, अब थोड़ा ऐसे हो गया, पर एरिया उतना ही होगा। तो पहले ग्राफ थोड़ा पीकी था, अब ग्राफ थोड़ा फ्लैट हो गया, पर एरिया उन दोनों का सेम रहता है। सेकेंड, एरिया इंक्रीज कर गया, गलत। एरिया डिक्रीज कर गया, ये भी गलत। ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कर्व ब्रॉडन्स एंड शिफ्ट्स टू द राइट। यस, ब्रॉडन मतलब ज़्यादा फ्लैट हो जाता है और राइट साइड में शिफ्ट करता है, करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन। नाउ 29th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द अर्हीनियस इक्वेशन। तो अर्हीनियस इक्वेशन की बात करें तो अर्हीनियस इक्वेशन इज के इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई बाय आर टी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यस, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है क्योंकि के बढ़ता है। फिर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कम करोगे, पहाड़ की ऊंचाई कम कर दोगे तो जल्दी चढ़ जाओगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। रेट कांस्टेंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, गलत है। रेट कांस्टेंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, ठीक है ना, डिक्रीज नहीं करता। फिर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, कैटालिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथवे टू द रिएक्शन मैकेनिज्म। करेक्ट है, अल्टरनेट पाथ देता है। फिर क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना ना, पहला तो करेक्ट है। सेकंड, कैटालिस्ट रेजेज द एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं, कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। थर्ड, कैटालिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है क्या? हाँ, एक्चुअली लोअर तो नहीं करता पर एक अल्टरनेट पाथ देता है विद द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, तो चलिए ठीक है। फिर कैटालिस्ट अल्टर्स एंथैल्पी, बिल्कुल गलत है, एंथैल्पी को बिल्कुल चेंज नहीं करता। Then 31st question, which of the following graphs is correct for a zero order reaction? रेट वर्सेस टाइम। तो मैंने आपको बताया था कि रेट क्या होता है, रेट कांस्टेंट रहता है ना जीरो ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर में रेट इज इक्वल टू के, तो कांस्टेंट रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक रिएक्शन खत्म नहीं हो जाता। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो गया रेट जीरो, क्योंकि रिएक्टेंट ही खत्म हो गए ना, रिएक्टेंट खत्म ही हो गए तो किसका रेट रहेगा? तो पहले कांस्टेंट रहा, फिर एकदम से गिर गया, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पे रिएक्शन इज कंप्लीट। ठीक है, ये गलत है, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा नहीं होता जीरो ऑर्डर का, ये भी गलत है ना। ओके सॉरी, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन ऐसे गिरती है लीनियरली, ठीक है, इस तरह से नहीं। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो ये वाला ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का है, ये वाला होगा जीरो ऑर्डर का। तो पहले ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड गलत है। थर्ड, रेट टाइम के साथ ऐसे बढ़ता है, गलत है।
कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की लीनियरली घटती है विद अ कांस्टेंट स्लोप। यस, ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर द करेक्ट ऑप्शंस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज करेक्ट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में जो टी हाफ है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो कॉन्स्टेंट वैल्यू रहेगी, तो पहली ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड, टी हाफ कम हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर का, गलत है, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ कम नहीं होता। मोलर कंसंट्रेशन टाइम के साथ इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, तो क्या मोलर कंसंट्रेशन टाइम के साथ ओके, ये एक बड़ा देखिए उन्होंने बड़ा बारीक यहाँ पर मेंशन किया, पी मीन्स प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन थोड़ी ना डिक्रीज करती, रिएक्टेंट की करती है, तो ये भी ठीक होता, पर ये गलत है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पी लिख दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ पी मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है, अदरवाइज ये ठीक था, अगर ये आर होता तो ये ठीक था। लॉग आर नॉट बाय आर वर्सेस टाइम करेक्ट है, ठीक है, जब आप इसकी इक्वेशन लिखते हो तो वहाँ से आप ये निकाल सकते हो कि देखो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग सी नॉट बाय सी टी, तो इसको एज इट इज़ रखो, लॉग सी नॉट बाय सी टी कितना आ जाएगा, के टी अपॉन 2.303 आर, तो लॉग सी नॉट मतलब आर नॉट अपॉन आर टी इज इक्वल टू के अपॉन 2.303 इंटू टी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, ये हो गया y, ये m और ये x, तो x पे आ गया टाइम, y पे आ गया ये m, स्लोप इतनी आ गई, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, करेक्ट है। ओके, सो दैट कंप्लीट्स द ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।